हमारा काम है, क्योंकि बाकी तमाम आवाजें खामोश हैं। मीडिया इस वक्त सरकारी भी हो चुका है, दरबारी भी हो चुका है। आज हम मुद्दा उठाना चाहते हैं कि जब पूरी दुनिया में पेट्रोल के प्राइसेस, पेट्रोल की कीमतें नीचे हैं, सबसे ज्यादा नीचे हैं, हमारे यहां इतना महंगा क्यों है पेट्रोल, और रोज के रोज उसकी कीमतों में रिवीजन क्यों होता है। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता दूं। पहले 1 सितंबर 2017 को, यानी 4 दिन पहले, पेट्रोल की कीमत थी 69 रुपए 26 पैसे पर लीटर और डीजल की कीमत थी 57 रुपए 13 पैसे पर लीटर। वैसे शहरों में भी फर्क है हमारे यहां। हम देश को देखते हैं। भारत में पेट्रोल 69 रुपए 26 पैसे लीटर, पाकिस्तान में 42 रुपए 14 पैसे लीटर। वही पेट्रोल जो यहां 69 रुपए 26 पैसे लीटर मिल रहा है, पाकिस्तान में 42 रुपए 14 पैसे लीटर मिल रहा है। से इंडोनेशिया में 40 रुपए 58 पैसे। जबकि पूरे दुनिया में जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय कीमतें हैं वो 2012-2013 से आधी कीमत पर आ गई हैं और 2013-2014 के लेवल पर है। हम जो कीमत अदा कर रहे हैं इस वक्त पेट्रोल और डीजल की, उसमें 45 से लेकर 52% तक सिर्फ टैक्स होता है जो सरकार को जाता है। पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएंगी और चीजों की भी कीमतें कम हो जाएंगी अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत लाया जाए और 28% जो हाईएस्ट जो उनका रेट है जीएसटी, वो भी लगा दिया जाए, तब भी इसकी कीमतें कम हो जाएंगी। लेकिन पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत नहीं लाया गया है। एक्साइज ड्यूटी जो थी पेट्रोल की वो 9 रुपए 48 पैसे थी, आज 21 रुपए 48 पैसे है। डीजल की जो एक्साइज ड्यूटी थी वो 3 रुपए 56 पैसे थी तब, इनके आने से पहले सत्ता में मौजूदा सरकार के। आज 17 रुपए 33 पैसे है। 3 रुपए 56 पैसे से बढ़ाकर 17 रुपए 33 पैसे एक्साइज ड्यूटी कर दी गई है। यानी पेट्रोल के केस में ये जो बढ़ाई गई है ये 226% बढ़ाई गई है और डीजल के केस में 486% बढ़ाई गई है। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। दुनिया में इसका आपको कोई उदाहरण नहीं मिलेगा कि इस ढंग से एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई हो, अनाप शनाप तरीके से। और लॉजिक, मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करने पर 235 करोड़ और 6 लाख रुपए फाइन के रूप में वसूल लिए हैं। एक मिनिमम बैलेंस होता है ना अकाउंट में जो रखना चाहिए, वो मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करने पर फाइन के रूप में ही 235 करोड़ और 6 लाख रुपए वसूल किए हैं। ये बात ध्यान में रखने लायक है कि ये पैसा सिर्फ गरीब, मजदूर, छात्र, किसान और मेहनतकश जनता के हैं, क्योंकि अमीर की समस्या मिनिमम नहीं मैक्सिमम बैलेंस होता है और कहा यह जा रहा है कि यह गरीबों की सरकार है। एक फाइनेंशियल एक्सप्रेस लिख रहा है कि भारत में टैक्स की दरें सबसे ज्यादा हैं और ये सब मान चुके हैं इस बात को। अब आप ये भी समझ लीजिए कि जहां टैक्स की दर ज्यादा होगी वहां टैक्स पेयर कम टैक्स देने की जुगत भिड़ाएगा, जुगाड़ करेगा, रास्ते ढूंढेगा, यानी अपनी कमाई को काले धन के रूप में बदलने के प्रति उसका झुकाव बढ़ेगा। धीरे धीरे कम टैक्स अदायगी हो जाएगी, यानी टैक्स कलेक्शन कम होता जाएगा। इसका सबसे बड़ा असर ये होगा कि उद्यम के, इंडस्ट्री के प्रति आकर्षण कम हो जाएगा और दौलत पैदा होनी कम हो जाएगी। इनके कुछ साथियों ने मिलकर हिसाब लगाया कि एक सीमा के बाद कमाई होने पर या मुनाफा होने पर सब मिलाकर कंज्यूम करने के बाद भी कुल टैक्स हम लगभग 78% दे रहे हैं। 78% 100 रुपए में से। तो दिन रात मेहनत करके लोग क्या इसलिए काम करेंगे कि कुल कमाई का छोटा सा मामूली हिस्सा ही उनके पास रहे और कुछ ना करते हुए भी या उल्टा सुल्टा करके भी सरकारों के ही खजाने भरते जाएं और वो करदाता के, टैक्स पेयर के प्रति जवाबदेह भी ना हो। इसका एक और असर होता है कि सरकारी विभागों में करप्शन बढ़ जाता है, जो सीधे सीधे मध्यम वर्ग को मारता है। सरकारें टैक्स का व्यापार करने के लिए नहीं होती हैं। अब जैसे पेट्रोलियम की कीमतों का हमने जिक्र किया था कुछ देर पहले, उनको बढ़ाने में कौन सा राष्ट्र प्रेम छुपा हुआ है, कौन सी राष्ट्रवादिता के लिए एक ऐसा माहौल बनेगा जहां पर प्रोडक्शन ज्यादा होगी, लेकिन ना तो उद्योग बड़े हैं और मौजूदा उद्योग जो हैं वो भी अपनी पूरी क्षमता से नहीं चल पा रहे, क्योंकि मांग में लगातार कमी आ रही है, डिमांड में लगातार कमी आ रही है। सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट से देश नहीं चलते। ये संदेश खासकर प्रधान सेवक और उनके जो नजदीक लोग हैं, चतुर लोग, उनके लिए है कि सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट से देश लंबे समय तक नहीं चल सकता। 1-2 चुनाव हल्ला बोलकर, शोर मचाकर, रैलियां करके, जुमले देकर जीते जा सकते हैं, लेकिन 10-20 बरस तो सिर्फ ठोस नतीजों के बल पर ही टिका जा सकता है।